हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति सप्रा। हमने क्लास 12 के मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए थे। तो हमने एंड में चैप्टर उठाया था चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हम इसको क्यों डील करते हैं, कैसे ये डेरिवेटिव से अलग है, और इसके बाकी एक्सरसाइज की वीडियोस एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 बाय पार्ट्स वो उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ पहले उसको देखिएगा। आज हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं विद द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 है और हम क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के ही उठाएंगे ताकि हमें उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन हम कब अप्लाई करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इसकी। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ना हमने छोटा सा जो सिंबल था वो यूज़ किया था 11 क्लास के 9 चैप्टर में हमने इसको एक टर्म मतलब इसकी टर्म यूज़ की थी, बट 12th में हम इसको आउट डिटेल में करते हैं। देखो, सपोज़ आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को तो हमने अभी तक डील नहीं किया। हमने 7.1 में बेसिक सीखा, 2 में सब्स्टिट्यूशन सीखा, 3 में फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखा, फिर हमने बाय पार्ट सीखा। तो पार्शियल ऐसा तो हमने नहीं सीखा कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए या उसके फैक्टर्स बन जाए तो हम क्या करें। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे हम बहुत ईजिली एक कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, इसके अलग अलग टाइप्स है, हम हर क्वेश्चन में अलग टाइप यूज़ कर सकते हैं इसकी। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 1 से। देखो, टाइप 1 में क्या है, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या है, px प्लस क्यू, मतलब ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, जैसे उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी है, एक बात आप ध्यान रखना कि पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ सेम डिग्री हो, सपोज यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो, तो आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में ताकि हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकें। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर की पावर है वो बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर से। तो आओ स्टार्ट करते हैं टाइप 1। अब देखो, अगर आपके पास ऐसी कोई टाइप आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन जाए और ऊपर लीनियर पावर हो, तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। अब इसी को तो हमने ये लिखा ना, तो हम इन दोनों को इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकाल लेंगे तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आओ देखते हैं इसको कैसे हम 11th एग्जाम्पल में डील करते हैं। अब देखो, 11th एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हमें कुछ यही टाइप दिखाई दे रही है, ऊपर लीनियर है क्योंकि हम x की ऊपर लीनियर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे x की 0 है तो ये चल जाएगा। बस कंडीशन क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है, डिनोमिनेटर की जो डिग्रीज़ है वो न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है तो चल जाएगा, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करते हैं। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, a बाय फर्स्ट फैक्टर और b बाय सेकेंड फैक्टर। तो हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, दिस इज़ a बाय फर्स्ट फैक्टर और यहाँ हो जाएगा प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। डन। चलो, हमने अप्लाई कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन। अब और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या होती थी इंटीग्रेशन में कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, बट जब ये प्लस की फॉर्म में आ जाए, रिड्यूस हो गया, तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बस अब एक चीज़ रह गई, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई नंबर्स आएंगे, पुट कर देंगे और आप इसका सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आओ देखते हैं a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब देखो, आपने इसी टर्म को तो ये लिखा है ना, तो डेफिनेटली हम इसी से ही a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास है 1/x+1 x+2, हमने इसी को ही लिखा a/में फर्स्ट फंक्शन प्लस b/में सेकेंड फंक्शन। तो आओ इसी को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास x+1 x+2, यहाँ पे a के साथ आ जाएगा x+2 और b के साथ आ जाएगा x+1। ये एलसीएम यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे तो यही टर्म रहेगी आपके पास, दिस इज़ x+1 x+2। अब डिनोमिनेटर कैंसिल और हमेशा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही टर्म होगी। फिर आप न्यूमरेटर को कंपेयर करो, a इक्वल हो गया 1 इक्वल हो गया a x+2 के और प्लस b x+1 के। डन। चलो,
अब हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, या तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, बट वो थोड़ा इस यहाँ पे लंबा हो जाता है, तो हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या? हम अगर x को पुट कर दें, सपोज मैंने x को पुट कर दिया -2, तो x को -2 पुट करते ही ये टर्म तो 0 हो जाएगी और आपको डायरेक्ट वैल्यू किसकी मिल जाएगी? b की, है ना। तो x को -2 पुट कर देते हैं। क्यों किया? ताकि ये टर्म डायरेक्ट कैंसिल होके आपको v की वैल्यू मिल सके। तो जब x को -2 करेंगे तो क्या होगा? 1 = ये तो 0 हो गया। यहाँ पे करो -2 + 1, दिस इज़ -1, तो आपको b मिल गया -1। डन। ऐसे ही आप x को अगर -1 कर दो तो देखो -1 करने से क्या होगा? ये b कैंसिल हो जाएगा और आपको डायरेक्ट वैल्यू a की मिल जाएगी, है ना। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम। तो x को -1 करा, 1 = a, 2 - 1 = 1 और ये 0 हो गया। तो हमने कुछ ऐसी टर्म्स चूज़ करी जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ी इजी हो जाए, जल्दी भी हो जाए। तो हमने क्या करा? x को -2 करा, ये टर्म कैंसिल, b की वैल्यू आ गई, और x को -1 करा तो ये टर्म कैंसिल, a की वैल्यू आ गई। आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ गए। तो हमें यही तो चाहिए था। अब बस आप a और b की वैल्यू पुट कर दो, a की 1 और b की -1, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दो। डन। चलो आओ करते हैं इसको। तो पुट द वैल्यू इन फास्ट इक्वेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। देखो a था आपके पास 1, तो 1x + 1, और b था आपके पास -1x + 2। डन। अब देखो अब कितना इजी हो गया ना। इसका इंटीग्रेट तो हमें बहुत इजीली आता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1/x का लॉग होता है ना, तो ये हो जाएगा log x + 1, और यहाँ पे माइनस एज इट इज़ रहेगा, और 1/x + 2 का हो जाएगा log x + 2। डन। प्लस में c। अब देखो log m - log n, ये भी पता है हमें क्या होता है? log m/n होता है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, प्लस में अब सब log में है तो हम भी log में ले लेते हैं। ओके, डन। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो ये प्लस प्लस में है तो ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इनके एंगल्स, क्योंकि log m + log n log m × n होता है ना। और ये कैसा था? ये माइनस में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। डन। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि लॉग को मोड में अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो हमने क्या करा? देखो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाए, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तो अननोन वेरिएबल यूज़ हो गए, तो आपको पहले वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अब फाइंड आउट कैसे करेंगे? जहाँ से आपने पुट करा डेफिनेटली फाइंड आउट भी वहीं से होंगे। तो आपने इस टर्म को ये लिखा था ना, तो हमने इसी से ही इसका एलसीएम लिया, इसी से ही कंपेयर किया और ए और बी की वैल्यू आ गई। आपने वापस से ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, और जब आपने पुट कर दी तो आपका इंटीग्रेट हो गया। डन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के, तो इसलिए एग्जाम्पल ही उठाए मैंने। आप एक्सरसाइज ट्राई करना, उसमें आपको मतलब हो जाएगा सॉल्व। अब देखो अब आपको करना है इंटीग्रेट x² + 1 अपॉन में x² - 5x + 6। अब देखो मैंने आपको कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है क्या कि ये जो पावर है ना, नीचे वाली पावर वो ऊपर वाली पावर से बड़ी होनी चाहिए ना। यहाँ तो सेम है तो नहीं काम चलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? तो या तो आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर यहाँ रख दिया, डिनोमिनेटर यहाँ रख दिया। जब आपने डिवाइड किया x² 1 से जाएगा, ये x² - 5x + 6, तो x² से x² कैंसिल हो गया। डिवाइड करना तो आता है आपको, है ना। तो ये 5x बच गया, यहाँ पे -5 बच गया। डन। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, क्या हो जाएगा? दिस प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। डन। तो हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। अब देखो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो ना। यस, अब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले तो 1 है, 1 का सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा x प्लस, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर देते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x - 1 और अपॉन में ये फैक्टर बन जाएंगे x - 3 × x - 2 dx। डन। चलो अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं ना, करें। अब देखो क्या होगा जब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, तो ये तो x रह जाएगा,
यहाँ पे हम कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन का क्या रूल था, a बाय फर्स्ट फैक्टर और प्लस में b बाय सेकेंड फैक्टर, है ना, यही था। अब आपको क्या करना है, अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो आपने a और b इस टर्म को लिया ना, तो इसका मतलब आप इसी को इसके इक्वल कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आओ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखो a और b की वैल्यू के लिए हमें पहले टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, है ना। आओ टर्म्स लिखते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 2, हमने इसी को लिया था क्या, a बाय फर्स्ट फैक्टर और प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, डन। और ये तो है ही आपके पास x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2, ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया x माइनस 1 इक्वल्स टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। अब आपको फिर से a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर से हम वही काम करेंगे। क्या, हम कोशिश करेंगे पुट करेंगे ऐसी ऐसी टर्म्स को जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ सके। तो अगर मैं यहाँ पे x को 2 पुट कर दूँ, तो 2 पुट करते 2 माइनस 2 0, तो a तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ जाएगी, b की। तो आओ b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, जब आपने x को 2 किया तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी डेफिनेटली LHS RHS दोनों में होगा। तो 2 माइनस 1 इज़ 1, ये तो हो गया 0, यहाँ पे अप्लाई करो। 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, तो 1 हो गया माइनस b, तो b हो गया माइनस 1, ओके, b मिल गया हमें, डन। अब हम x को क्या पुट करें, अब हम x को पुट कर देते हैं 3, है ना। देखो 3 से 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो b कट जाएगा, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आओ पुट करते हैं x को 3 माइनस 1 इज़ 2 इक्वल्स टू a, x को 3 किया, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ओके। अब a और b की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, हम a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। तो ये था आपके पास x प्लस 5, डन। और a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, तो 2 पुट कर दिया, और b की वैल्यू आ गई आपके पास -1, तो -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब बस इसका इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सिंपल, अब तो कुछ नहीं रह गया, ये x एज इट इज़ रह जाएगा, 5 एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ आते हैं 2, 1 अपॉन में x माइनस 3 का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log x माइनस 3, और माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का क्या होता है, log x माइनस 2, डन, ओके। और प्लस में log c डाल देना या प्लस में c डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, देखो कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि जो भी log के आगे पावर होती है ना, जैसे हमने पढ़ा हुआ है n log m, ये क्या होता है ऑलवेज, दिस इज log m की पावर n, है ना। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है log के, तो हम यही काम कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज log x माइनस 3, है ना। तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस log x माइनस 2, ओके। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके। कैसे होगा सिंप्लीफाई, ये यहाँ पे हो जाएगा log m माइनस log n, तो आप लगा दो log m माइनस log n, हो गया, डन, दिस इज प्लस c, ओके। तो हमने क्या करा, हमने पहले इसको, जब हमारे पास सेम पावर आ गई तो हम यहाँ डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सके, तो हमने पहले इसको डिवाइड करा, डिवाइड करके वो वही फॉर्म आ गई जो हम अप्लाई कर सकते थे पार्शियल फ्रैक्शन में। फिर हमने इसको सिंपल रिड्यूस किया, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। उसके बाद आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी, और जब वैल्यू आ गई तो हमने इसका सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। चलो, तो हमारी फर्स्ट टाइप यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, बिल्कुल NCERT से सेम क्वेश्चंस हैं इसके। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। अब देखो ये टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में कहते हैं अगर मान लो ऐसा हो जाए, अभी तक तो हमारे कैसे फैक्टर्स थे, सिंगल फैक्टर्स थे, x माइनस ए भी एक बार था, x माइनस बी भी एक बार था, सिंगल फैक्टर्स थे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास उस फैक्टर का स्क्वायर आ जाए तो क्या करें,
तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन है, क्या हमें पार्शियल फ्रैक्शन से अगर करना है इसको तो हम क्या करें, देखो जिस भी फैक्टर का स्क्वायर या क्यूब है हम उसी का क्या लेंगे, पहले a बाय सिंगल फैक्टर फिर b बाय उसी का स्क्वायर। अगर मान लो बाय चांस यहाँ क्यूब होता तो a बाय सिंगल फैक्टर प्लस b बाय स्क्वायर प्लस c बाय क्यूब, मतलब जितनी पावर यहाँ होगी हम उतने ही टर्म्स और लेते रहेंगे आगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 थी तो हमने 2 तक ले ली, ओके। जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं, देखो कैसे। एग्जाम्पल नंबर 13, इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, हम नॉर्मली अपना काम करें पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन ने हमें कहा कि जब भी फैक्टर्स की स्क्वायर आ जाए तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो, तो हम भी वही काम करते हैं। a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, डन। यही कहा था ना, पहले वही फैक्टर फिर उसी का स्क्वायर, हमने भी वही करा। लेकिन एक फैक्टर और है तो इसको भी हम लिखेंगे, दिस इज c बाय लास्ट फैक्टर, ओके। चलो अभी हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया, ये यहाँ तक सिंपल हो गया, ओके। अब देखो, अब हमारा मेन काम क्या रह गया, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a b और c की, यही तो मेन काम है। तो हमने इसी को लिखा ना ये, तो हम यहीं से ही वैल्यू उठाएंगे। अब देखते हैं कैसे। ये हो गया 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, डन। इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c अपॉन में x प्लस 3, ओके। अब हम इसका एलसीएम लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये एज इट इज़ रह जाएगा x प्लस 3, ओके, डन। अब देखो एक पावर है, एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, तो 2 थे ना, तो a तो इससे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फैक्टर नहीं है तो ये भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। यहाँ आते हैं प्लस। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है तो b को इससे मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 से। और यहाँ आओ c, x प्लस 3 है, ये वाला फैक्टर नहीं है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे है आपके पास 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हमेशा कैंसिल होगा, ठीक है। आप अगर गलती नहीं कर रहे तो ये हमेशा कैंसिल होगा। यहाँ हो गया 3x माइनस 2 इक्वल्स टू a x प्लस 1 x प्लस 3 और प्लस में है x प्लस 3 और यहाँ पे है c x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हम बहुत इजीली a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है। अगर आप इसको पूरा खोल देते हो तब भी काम तो हो जाएगा, लेकिन हमें कम टाइम में जल्दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करें, देखो x को तो पुट करना पड़ेगा, तो मैंने x को पुट कर दिया। मैं कोशिश ये करूँगी कि कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था 0 0 टर्म्स बनाई थी, तो यहाँ अगर देखो -1 करेंगे तो भी 0 हो सकते कोई ना कोई टर्म, और -3 करेंगे तो भी कोई ना कोई टर्म 0 हो सकती है। तो मैं ये दो तो ले ही लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने x को ले लिया एक तो -1, ठीक है। अब देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, 3 इंटू -1 -3 और -2 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 ख़त्म, ये तो हो गया ख़त्म। b रह गया -1 प्लस 3 कितना हो गया 2 और -1 प्लस 1 ये भी ख़त्म, बढ़िया हो गया ना। तो -1 से ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ गई, b की, ओके। कितना हो गया -5/2, ओके। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक। अब हम निकालेंगे a और c की वैल्यू। तो अब क्या पुट करें x को, अब मैंने x को पुट किया, देखो क्या करें, -1 तो हो गया, -3 कर दे, यहाँ से हमें x मिल जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, a b मिलेगा या c मिलेगा। तो मैंने x को -3 किया, ओके। अब करो -3 3 इंटू -3 -9 और ये -2, यहाँ आओ -3 करेंगे तो ये 0, वेरी गुड, -3 करेंगे ये 0, 2 टर्म्स तो कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी c, -3 प्लस 1 इज -2 का स्क्वायर, दिस इज -11 इक्वल्स टू दिस इज 4c, तो c आ गया -11/4, ओके। चलो, तो b भी आ गया, c भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ अब हमें a चाहिए, है ना। तो a के लिए हम क्या मेहनत करें, आओ वो मेहनत देखते हैं अपनी।
नहीं। अब देखो, या तो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब इतना बड़ा काम क्यों करें जब दो वैल्यूज़ तो आ ही चुकी है, तो x को पुट करके ही काम करते हैं। अब x को क्या पुट करें, दो टर्म्स तो हमने पुट कर ली जिससे क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब यहाँ क्या करें, यहाँ जब आपको लगे कि कोई मतलब लग नहीं रहा कि हम स्पेशल यही पुट करें, तो आप ना x को फिर सिंपल 0 पुट कर लिया करो, ठीक है। 0 से और आसान हो जाता है, देखो क्या क्या हो जाएगा। यहाँ 0, दिस इज -2, यहाँ कितना हो गया a, 0 + 1 इज़ 1, 0 + 3 इज़ 3, तो ये 3 रह गया। ओके, यहाँ आओ b, 0 + 3 इज़ 3, ये भी 3 हो गया, प्लस c, और 0 + 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ पुट करो, हमें तो a चाहिए ना, तो ये 3a, b की वैल्यू कितनी है -5/2, तो ये हो जाएगा -10/2, ओके, और c की वैल्यू है -11/4, ठीक है। अब आप इन सबको एक तरफ ले और आपको a मिल जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, 11/4, डन। चलो, तो हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेफिनेटली इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो आओ इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, a b c की वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। मेरे पास आ गया यहाँ पे, दिस इज़ a। अब देखो हमारे पास टर्म थी, हमारे पास यहाँ पे टर्म थी इंटीग्रेशन a, तो a आ गया आपके पास 11/4। सिर्फ मैं a b c की वैल्यू पुट कर रही हूँ आपके इंटीग्रेशन में। b की वैल्यू थी 5/2, और उसके बाद c की वैल्यू थी आपके पास -11/4, डन, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम फिर से छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं, हमें वो गलतियाँ नहीं करनी। देखो क्या गलती, 11/4 तो बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन 1/x+1 का क्या होता है, लॉग, है ना, ये तो सिंपल हो गया, ओके। यहाँ देखो 5/2 तो हम बाहर ले लेंगे, है ना। अभी हमें किसका करना है इंटीग्रेशन, x+1 का होल स्क्वायर, इसका करना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम गलती से ना इसका भी लॉग ले लेते हैं। नो, लॉग सिर्फ किसका होता है, लीनियर पावर का होता है ना, x² का नहीं होता लॉग। तो इसलिए इसको भी छोड़ दो, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसको देख लेते हैं, 11/4, फिर 1 में x+3 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, लॉग x+3, डन, और प्लस में c ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया, तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे 5/2, इसको कैसे करें, इसको गलती से भी लॉग नहीं लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पावर को ऊपर भेज देते हैं, -2 हो जाएगी। इसको एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, और प्लस में है आपके पास c, डन। चलो, अब क्या करें, अभी भी थोड़ा इंटीग्रेशन रह गया, वो इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करने के बाद फिर हम बस आंसर छोड़ देंगे। यहाँ पे करो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड, डिवाइड बाय सेम पावर, ओके। चलो, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ओके। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये देखो यहाँ पे 11/4 कॉमन है ना, तो बाहर ले लेते हैं, और यहाँ रह गया log m माइनस log n, और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, है ना, हो गया। तो ये दोनों टर्म्स इकट्ठी हो गई, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज माइनस माइनस प्लस 5/2, और ये नीचे आ जाएगा 1/x+1 प्लस c, दिस इज द रिड्यूस फॉर्म, ओके। चलो, तो हमने अभी नई नई टाइप सीखी, क्या कि अगर मान लो इंटीग्रेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन से डील करनी पड़े, तो हम वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर स्क्वायर हो तो हम उसके दो वेरिएबल से उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो ऐसे से क्वेश्चंस दिखते हैं, ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ देखो, इसको देख के कुछ याद आ गया कि अगर हम यहाँ पे x² को पुट करें तो डायरेक्ट 2x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पुट हमेशा 7.2 में ही करेंगे, हम हर कंसेप्ट में सब कंसेप्ट्स को आपस में रिलेट करके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, मैंने पुट कर दिया x² को, ओके, डन। तो जो पुट करते हैं आप उसका डेरिवेटिव लेते हो, 2x dx कितना हो जाएगा dt, तो पुट कर दो, दिस इज 2x dx इज dt, और x² क्या है t+1, और यहाँ पे भी x² क्या था t+3, ओके, डन। बस अब तो आपको लग गया ना, ये तो वही पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, तो इसको तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, तो यहाँ कर दो इंटीग्रेशन, दिस इज a बाय फर्स्ट फैक्टर
और प्लस में b बाय सेकेंड फैक्टर। ठीक है, इसके आगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई करना, अगर डाउट होगा तो मुझे बताना। ठीक है, इसको प्लीज़ ट्राई करना। डन। चलो अब देखो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो क्या टाइप है। टाइप में कहते हैं ऊपर आपके पास कोई भी लीनियर भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक भी आ सकती है। ठीक है, ले ली। और नीचे देखो क्या है, नीचे तो एक सिंपल फैक्टर है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ऐसा फैक्टर है जिसके मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। होती तो हम इसको पहले से रिड्यूस करके लिखते, बट एक ऐसा फैक्टर आ जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, आप इसको नहीं फैक्टराइज कर सकते ना, तो उस वक्त हम क्या करें, फिर हमें नया कंसेप्ट अप्लाई करना है, वो हमें ध्यान से समझना है। क्या, जो तो सिंगल फैक्टर है वो तो ए अपॉन आ जाएगा, लेकिन जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो किस फॉर्म में रिड्यूस होगा, वो इस फॉर्म में रिड्यूस होगा। क्या फॉर्म है वो, bx प्लस सी अपॉन में वही फैक्टर। मतलब कि जब आप क्वाड्रेटिक को रिड्यूस करोगे तो आपको वहाँ पे एक वेरिएबल भी लेना है, प्लस में एक कांस्टेंट, मतलब 2 कांस्टेंट आएंगे और एक वेरिएबल आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आओ देखते हैं इसको, यहाँ देखते हैं। अब वही टर्म आ गई ना कि नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया जिसको हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो लगाओ अपना यही रूल, क्या कहता है ये रूल, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस में, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक में ये रूल अप्लाई होगा। क्या होगा, दिस इज bx प्लस सी अपॉन में सेकेंड फैक्टर। ठीक है, डन। अगर मान लो ऐसा होता कि नीचे ऐसे होता x प्लस 2 होता, x प्लस 1 होता, और ऐसा होता x स्क्वायर प्लस 3, तो हम इसको कैसे रिड्यूस करते, फिर हम इसको रिड्यूस करने के लिए लिखते a बाय फर्स्ट प्लस b बाय सेकेंड, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया तो फिर वही काम करते हैं, सी एक्स प्लस डी, है ना, जैसे हमने यहाँ बी एक्स प्लस सी लिया, ऐसे यहाँ पे सी एक्स प्लस डी ले लेते। ओके, तो जब भी क्वाड्रेटिक आएगा हमें यही अप्लाई करना है। ओके, तो हम इसको कर रहे थे, इसी को करते हैं। चलो, हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो अप्लाई कर दिया, अब हमारा मेन काम क्या रह गया, मेन काम रह गया वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। डन, तो वही वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करें, हमने इस टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने इस टर्म को क्या लिया, हमने इस टर्म को लिया a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय सेकेंड फैक्टर। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। चलो, ये तो यही रहेगा, ये तो कभी नहीं बदलता है ना, तो इसको तो हम यही रखेंगे, ये एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम इसका एलसीएम, ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2। ओके, डन, ये तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। अब यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2। डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ ना हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पहले तो हम सीधा एक्स को पुट करते थे, सिंपल सॉल्व हो जाता था, बट यहाँ थोड़ी क्वाड्रेटिक है ना, तो जब हम क्वाड्रेटिक में फंस जाए तो हम कोशिश करते हैं, हम ना कंपेयर द कोफिशिएंट्स करते हैं। ठीक है, कैसे करें कोफिशिएंट्स को कंपेयर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है ना, तो यहाँ तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स। अब कैसे कर रही हूँ देखते हैं, पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रही हूँ। ओके, देखो LHS में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, ठीक, और RHS में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A आएगा, और तो है ही नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और कहीं आएगा एक्स स्क्वायर, और तो कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर था तो उसका कोफिशिएंट 1 ले लिया, यहाँ पे जो जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स आएंगी उसके कोफिशिएंट्स ले लिए, जैसे एक आएगी ए एक्स स्क्वायर तो ए ले लिया, एक आएगी बी एक्स स्क्वायर तो बी ले लिया, उसके कोफिशिएंट्स ले लिए। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब मैं कंपेयर करती हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स के कोफिशिएंट से देखो क्या टर्म आती है, तो कंपेयर द कोफिशिएंट
ऑफ एक्स। अब मैं एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ आओ ध्यान से, ये तो ए आएगा, ए तो नहीं है एक्स वाली टर्म में, छोड़ दो। अब इसको करेंगे तो यहाँ आएगी एक्स वाली टर्म, है ना, बी एक्स इंटू 2 आएगा, तो एक्स के साथ क्या आ रहा है 2b आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2b, है ना, ये आप समझ पा रहे हो, तो यू गेट 2b। उसके बाद फिर जब c को x से करेंगे तो x के साथ c भी आ रहा है, तो यहाँ cb हो गया। और ये तो कांस्टेंट आएगा, वो अभी हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ किसका कोफिशिएंट ले रहे हैं x का। तो यहाँ पे जब x का कोफिशिएंट लिया तो 1 आया, और जब यहाँ पे लिया, यहाँ तो x की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे जब टर्म ली तो ये वाली टर्म से आया x, तो इसके साथ आ गया 2b, और ये वाली टर्म से आया x, तो इसके साथ आ गया c। ठीक है, अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स किसको, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर। अब कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, ओके, और यहाँ पे क्या है चेक करना, a आएगा एक तो, है ना, ये कांस्टेंट आएगा a, और यहाँ क्या आएगा, ये तो x वाली टर्म है, छोड़ दो, ये भी x वाली टर्म है, छोड़ दो, ये x वाली टर्म है, छोड़ दो, और ये 2c। चलो बन गए, कोफिशिएंट्स कंपेयर हो गए। अब हम इन तीनों की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करें सॉल्व, यहाँ पे b की वैल्यू को a में रिड्यूस कर देते हैं। b कितना आ जाएगा 1 माइनस a, ओके, यहाँ b की वैल्यू को पुट करो, क्या होगी वैल्यू 1 इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू क्या है 1 माइनस a, और प्लस में क्या है c, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2a प्लस c। यहाँ पे आ गया आपके पास, इसको वहाँ भेजो, दिस इज -1 इक्वल्स टू -2a प्लस c। अब देखो ये भी a और c, ये भी a और c, तो आपको मिल जाएगी ना यहाँ पे a और c की वैल्यू। तो आओ फाइंड आउट करते हैं a और c की वैल्यू, लेट्स सॉल्व इट। तो हमारे पास है यहाँ पे a प्लस 2c किसके इक्वल 1 के इक्वल, और यहाँ पे है हमारे पास -2a प्लस c किसके इक्वल -1। सॉल्व कर रहे थे a b c की वैल्यू, तो हमने यहाँ से ये भी a और c की इक्वेशन थी, और हमने यहाँ पे भी a और c की इक्वेशन निकाली थी। तो हमने जब दोनों को सॉल्व करा तो हमने एलिमिनेशन के मेथड से c की वैल्यू निकाल ली। अब उस c की वैल्यू को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से आपको a मिल गया, और जब हमने a वाली वैल्यू को किसी और इक्वेशन में पुट किया तो आपको यहाँ से b मिल गया। तो हमें एट लास्ट a b c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू मिलने के बाद हमें पुट करना ना इसको कहाँ पे, जिसका आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। तो देखो हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया था, तो अब एट लास्ट आपको इन a b c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर रही हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो ये हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, और c की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो क्या करें, इसमें भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करते हैं बच्चे, क्या, ध्यान से, पहले मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रही हूँ, -1/5 1 अपॉन x प्लस 2, इसको बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा 6/5 x अपॉन में x² प्लस 1, इसको बिल्कुल अलग कर दिया। उसके बाद 3/5 और 1 अपॉन में x² प्लस 1, इसको भी अलग कर दिया। डन, चलो तो हमने सारी टर्म्स को अलग कर दिया। अब जिसका हम इंटीग्रेशन इजीली ले पाए उसका पहले इजीली ले लेते हैं। तो 1 अपॉन में x प्लस 2 का क्या होगा, log x प्लस 2। डन, ठीक है, फिर अब देखो इसका भी रहने देते हैं, इसका भी थोड़ा दिख रहा है ना ऊपर x है, तो इसको भी हम सोचेंगे क्या करें, पहले जो सिंपल हो पा रहा है उसका कर देते हैं। यहाँ देखो ये, आप इसको प्लीज़ गलती से लॉग मत कर देना, मैंने पहले भी बताया था कि लॉग होता है सिर्फ लीनियर पावर का, मतलब अगर 1 अपॉन x होता तो होता इसका लॉग, 1 अपॉन x² का नहीं होता लॉग। तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स का। आपने पढ़ा हुआ है ना x² प्लस a² का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a, है ना, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो हम वही अप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, तो ये अप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a तो 1 है, तो 1 अपॉन a 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स x/1। ठीक है, ये हो गया। अभी सिर्फ इसका रह गया है ना, इसका रह गया अभी इंटीग्रेशन। अब देखो इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, या तो हम इसको पुट करके इसको कैंसिल कर दें, नहीं तो हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है, अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो,
नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, दिस इज लॉग ऑफ फंक्शन। तो अप्लाई करो, नीचे फंक्शन, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव बना दूँ तो डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है, अब बन गया ना नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ फंक्शन। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इज लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलो इसका भी हो गया, इसका तो हम पहले ही कर चुके थे और फर्स्ट टर्म का भी हम पहले ही कर चुके थे, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ओके, चलो यहाँ पे हम लॉग के फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग के आगे थोड़ी टिपिकल टर्म्स हैं, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया, डन। तो हमने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी टाइप्स करी पार्शियल फ्रैक्शन की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद JS, स्टडी विद ज्योति सप्रा, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को ईजिली देख सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अपकमिंग वीडियोस की। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।